अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, कराची में बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। शार फैसल पर कराची पुलिस ऑफिस पर दहशतगर्दों ने हमला किया है। कराची पुलिस ऑफिस में 8 से 10 हमलावरों की मौजूदगी की इत्तलात हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑफिस को घेरे में लेकर दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन शुरू कर दिया है। मज़ीद क्या इस वक्त वहाँ पर हो रहा है? ऐसी भी इत्तलात आ रही थी कि 2 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया है। फ़याज़ यूनुस हमारे नुमाइंदे इस वक्त मौके पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। फ़याज़, इस वक्त आप कहाँ पर मौजूद हैं? 8 से 10 दहशतगर्दों की कराची पुलिस ऑफिस के अंदर मौजूदगी की इत्तलात थी, फिर बाद में ये भी इत्तलात आई कि 2 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया है। ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है। देखिए, बिल्कुल मैं इस वक्त कराची पुलिस ऑफिस के बिल्कुल करीब शार फैसल पर मौजूद हूँ। गोरा कब्रिस्तान के करीब खड़े हैं हम लोग। इस वक्त कराची पुलिस ऑफिस से वक्फे से फायरिंग की आवाज़ें आ रही हैं। पुलिस, रेंजर्स, पुलिस के साथ साथ पुलिस के कमांडोज, रेंजर्स की रैपिड क्विक रिस्पांस फोर्स, पुलिस की रैपिड रिस्पांस फोर्स और पाक फौज की टीमें इस वक्त केपीओ के अंदर दाखिल हो चुकी हैं। फर्स्ट फ्लोर को मुकम्मल तौर पर क्लियर कर दिया गया है। 2 दहशतगर्द हलाक हुए हैं, जबकि मजीद ऊपर दहशतगर्द मौजूद हैं जिनके पास जदीद असला, धमाका खेज मवाद है, जो ऊपर से फायरिंग कर रहे हैं। पुलिस की नफरी इस वक्त मजीद अंदर पुलिस ने एक ज्वाइंट ऑपरेशन अब शुरू किया है ताकि जल्द अज जल्द कराची पुलिस ऑफिस को क्लियर किया जा सके। उस बिल्डिंग के अंदर कितने अफराद, कितने लोग, कितने अफसर, कितने लोग मौजूद थे जब दहशतगर्द जो है वो अंदर दाखिल हुए? पुलिस क्या बताती है इस हवाले से? देखिए, पुलिस के अफसरान बताते हैं कि हर वक्त शाम का वक्त है, 30 से 40 अफराद कराची पुलिस ऑफिस के अंदर मौजूद होते हैं, क्योंकि ये 5 फ्लोर पर ये दफ्तर बना हुआ है। सबसे टॉप फ्लोर पर एडिशनल आईजी कराची, जो सेक्टर 4 फ्लोर है उस पर डीआईजी और दीगर अफसरान मौजूद होते हैं। और इनके साथ ज्यादातर स्टाफ ऐसा होता है जो क्लर्क है, जिनके पास हथियार नहीं होते, कलम होते हैं। और यहाँ पर लोग, आम साइलिन जो कराची के अपनी शिकायत लेकर पुलिस के खिलाफ, या अगर उन्हें कोई तकलीफ पहुंचती है तो वो यहाँ पर पहुंचते हैं। दहशतगर्द अगली रास्ते से दाखिल हुए। दहशतगर्द जब दाखिल हुए, उनकी जानिब से शदीद फायरिंग की गई, धमाके किए गए, जिसकी वजह से पुलिस की जो नफरी थी वो पीछे हटी और वो तमाम तर जो दहशतगर्द हैं वो अंदर दाखिल हो गए। फायरिंग अब भी जारी है। तो जिस तरह इस बिल्डिंग के बारे में बताया जाता है कि एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, बड़ी बिल्डिंग है, शायद इतनी जल्दी ऑपरेशन मुकम्मल ना हो सके। ऑपरेशन जल्द मुकम्मल करने के लिए अब काफी ज्यादा पुलिस और दीगर इदारों की जानिब से तेजी कर दी गई है। अब अख्तरबंद गाड़ियां कराची पुलिस ऑफिस के बिल्कुल अंदर दाखिल हो चुकी हैं। फायरिंग का सिलसिला जारी है। ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर को क्लियर कर दिया गया है। सीनियर अफसरान भी तमाम तर ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं और उनका ये कहना है कि जल्द अज जल्द कोशिश की जा रही है, लेकिन कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं बताया जा रहा कि कितना वक्त लग सकता है, क्योंकि जिस तरीके से दहशतगर्द फायरिंग कर रहे हैं। कुछ जख्मियों की भी इत्तलात थी कि कुछ जख्मी भी हुए हैं। देखिए, अब तक 4 जख्मी हुए हैं, जिनमें 2 रेंजर्स एहलकार, 2 पुलिस एहलकार हैं, जिन्हें फौरी तौर पर जिला अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जिनके बारे में बताया जाता है कि उन्हें तिब्बी इमदाद दी जा रही है। इस वक्त पुलिस की जितनी भी नफरी हमें यहाँ पर दिखती है, या एसएसयू कमांडोज या रेंजर्स के जो जवान इस ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं, उन्होंने बुलेट प्रूफ जैकेट, हेलमेट पहन रखे हैं। और बिल्कुल अब कराची पुलिस ऑफिस के अंदर और बाहर हमें नफरी नजर आ रही। जो ऊपर के फ्लोर हैं, 3rd फ्लोर और 5th, उसमें कहा जा रहा है कि ऑपरेशन क्लीनअप का आगाज हो चुका है। जल्द तमाम तर एरिया को क्लियर किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया फ़याज़ यूनुस, हमारे साथ इस हवाले से मज़ीद अपडेट आएंगे, हम अपने प्रोग्राम में नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जेल भरो तहरीक के चैलेंज पर पूरा उतर पाएगी? जेल भरो तहरीक लाहौर से शुरू करने का ऐलान हुआ है। क्या लाहौर तैयार है? क्या पंजाब और केपीके में इलेक्शन की तारीख ना मिलने और हुकूमत की तरफ से इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाए जाने पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जारहाना सियासत में एक कदम और आगे बढ़ते हुए जेल भरो तहरीक शुरू करने का ऐलान करने पर मजबूर हुई है। कौम से खिताब में इमरान खान ने आज ये कहा कि ये हमें गिरफ्तारियों और जेल से डराते हैं। बुध के रोज लाहौर से जेल भरो तहरीक का आगाज होगा, कारकुन तैयारी पकड़ें।
मैं अनाउंस कर रहा हूँ इंशाल्लाह बुध से अपनी जेल भरो तहरीक। मैं अपनी सारी पार्टी को आज कह रहा हूँ कि तैयारी करें। हमने शुरू करना है लाहौर से और हम फिर पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों के अंदर हम जेल भरेंगे। ये जो जेल से डरा रहे हैं, हम जेल भर देंगे। इनके पास जगह ही नहीं होगी जेलों के अंदर। नाजरीन, इमरान खान का ये ऐलान एक ऐसे वक्त पर सामने आया है जब उनके लाहौर वाले घर जमान पार्क के बाहर तहरीक इंसाफ के कारकुनान महज इसलिए कैंप लगाकर बैठे हैं कि उनके लीडर इमरान खान को हुकूमत गिरफ्तार करना चाहती है, क्योंकि उनकी हिफाजती ज़मानत की दरख्वास्त कल ही लाहौर हाई कोर्ट ने मुस्तरद की थी और सोशल मीडिया पर फिर मुराद सईद समेत कई रहनुमाओं के ऑडियो पैगामात में ये खदशा जाहिर किया गया कि इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की नफरी जमान पार्क के इर्द गिर्द पहुँच रही है। इससे पहले कि पुलिस पहुँचती, कारकुनान की एक बड़ी तादाद वहाँ पहुँचना शुरू हो गई जो अभी तक वहाँ पर मौजूद हैं। अब इमरान खान ने खुद जेल भरो तहरीक का ऐलान किया है, तो क्या पीडीएम की हुकूमत इमरान खान के जेल भरो तहरीक का जो बाउंसर है इसको हुक कर पाएगी? क्योंकि वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह पहले ही कह चुके हैं कि जेल भरो तहरीक शुरू तो करो, तुम्हारा इलाज हम करेंगे। क्या इस टकराव की सियासत में कोई बीच का रास्ता निकल सकता है? क्योंकि इस वक्त कोई भी फरीक एक दूसरे के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है। नाज़रीन, दूसरी तरफ पंजाब और केपीके की असम्बलियाँ तहलील हुए 1 महीना हो गया है। यहाँ इलेक्शन कब होंगे? फाइनल डेट कौन देगा? इलेक्शन की तारीख ना देने पर सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने इलेक्शन कमीशन को दूसरा ख़त आज फिर लिखा है। पहले ख़त का जवाब ना देने पर भी सदर आरिफ अलवी ने नाराज़गी का इजहार किया था। आरिफ अलवी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को फरवरी को ईवान सदर में इंतखाबात के हवाले से मुशावरत के लिए बुलाया है 20 फरवरी को। क्या डॉक्टर आरिफ अलवी इलेक्शन कमीशन को डेट देने पर मजबूर कर सकेंगे? क्योंकि इलेक्शन कमिश्नर सुप्रीम कोर्ट में ये कह चुके हैं कि हुकूमत पैसे नहीं दे रही है, इदारे ताउन नहीं कर रहे हैं। ऐसे में इलेक्शन कमीशन कैसे इंतखाबात करवाए? फ्री एंड फेयर इलेक्शन हम कैसे करवाएं? एक तरफ इमरान खान के इलेक्शन के गिर्द घूमती ये जो एहतजाजी सियासत है, दूसरी तरफ पीडीएम की हुकूमत किस तरह टाइम पूरा करना चाहती है। पंजाब और केपीके में अगर आईनी मुद्दत में इलेक्शन नहीं होते तो फिर क्या होगा? जेल भरो तहरीक में पीटीआई की हिकमत अमली क्या होगी? क़यादत पहले गिरफ्तारी देगी या कारकुन पहले पकड़े जाएंगे? और पीडीएम की हुकूमत इस तहरीक को कंट्रोल कैसे करेगी? 25 मई का दिन दोहराया जाएगा। मैं बात करूंगी, मुझे तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान साहब ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब। बुध से जेल भरो तहरीक शुरू करने जा रहे हैं खान साहब लाहौर से, तो ये समझा जाए लाहौर की सड़कें खाली होने वाली हैं? क्योंकि पीटीआई को तो इतना गुमान है कि अवाम, जिनमें बड़े बच्चे, बुजुर्ग, औरतें, सब जो है ना वो पीटीआई के सपोर्टर हैं। तो जेल भरो तहरीक क्या कारकुनान की गिरफ्तारियों से शुरू होगी या सबसे पहले लीडरशिप अपनी गिरफ्तारी देगी? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मोहम्मद। सबसे पहले तो आज जो कराची में हमारे पुलिस पे अटैक हुआ है उसकी पुरजोर मजम्मत और दुआ भी, क्योंकि ये वाकया अभी आपका प्रोग्राम जब चल रहा है तो ये वाकया अभी अब मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचा। जी ऑपरेशन चल रहा है अभी। हम सबकी दुआ है कि हमारा वहाँ पे हमारे जवान, अल्लाह उनको महफूज रखे। कुछ जख्मियों की खबरें तो आ रही हैं और ये दहशतगर्दी का हमला पसपा हो, नाकाम हो और कोई हमारा जानी नुकसान ना हो। और अल्लाह करे कि हमारी पुलिस जो है वो इस काम में, और रेंजर्स भी उनकी सपोर्ट के लिए मौजूद है, तो अल्लाह ताला करे कि हमारा मुल्क मजबूत हो, सेफ हो। और इस तरह की हमले, ये 1 महीने के अंदर 20-25 दिन के अंदर दूसरा बड़ा अटैक है एक पेशावर पुलिस लाइन पे, और ये दोबारा पुलिस पे। तो पाकिस्तान की पुलिस जो है वो दहशतगर्दों के निशाने पे है। हम सबको अपनी पुलिस, अपनी फोर्सेस के साथ इस मामले में हमें खड़ा होना है और हम खड़े हैं उस पर। पूरी कौम अपनी पुलिस और अपने इदारों के साथ दहशतगर्दी की जंग में उनके साथ खड़ी है। तो बड़ा अफसोस हुआ शाम को ये खबर हमने सुनी। और दूसरा जो पॉलिटिकल फ्रंट पे बड़ा एक डेवलपमेंट हुई, एक तो कल रात बहुत आंख मचोली जो है वो हुकूमत ने खेली। मैं हैरान हूँ शाज़िया ज़ीशान साहिबा, मैं हैरान हूँ। आज सुबह भी मैंने ये बात की है कि दहशतगर्द जो हैं वो खुले फिर रहे हैं, दहशतगर्दी के हमले हो रहे हैं। साबिक वज़ीर आज़म खुद दहशतगर्दी के हमले का शिकार हो चुके हैं और मौजूदा हुकूमत जो है वो साबिक वज़ीर आज़म पे दहशतगर्दी के पर्चे काट रही है और उनकी गिरफ्तारी के किसी की फरमाइश ख्वाहिश पूरी कर रही है। तो ये जो जेल भरो तहरीक है ये एक पीसफुल प्रोटेस्ट है। आपके सवाल का स्ट्रेट पॉइंट ब्लैंक जवाब ये है कि लीडरशिप लीड करेगी,
इंशाल्लाह जहां जहां जिस शहर में होगा वो लीडरशिप लीड करेगी, कारकुन साथ होंगे। लेकिन एक तो लीडरशिप पे तो सबसे पहले पार्टी का लीडर आता है ना, जिसका नाम है इमरान खान। तो पीटीएम तो ये तनकीद कर रही है कि एक तरफ आप जेल भरो तहरीक शुरू करना चाहते हैं, गिरफ्तारियां देने के लिए तैयार हैं, दूसरी तरफ हिफाजती ज़मानतें जो है ना वो आप अपनी मंजूर करवाने पे लगे हुए हैं कि कहीं हमें जो है ना वो गिरफ्तार ना कर लें। तो क्या ये दोहरा म्यार है, क्या ये दोहरापन है? तो क्या ये गिरफ्तारी सबसे पहले इमरान खान की होगी, वो जाके देंगे गिरफ्तारी? दोहरापन उस तरह से दोहरापन नहीं है। देखें, जेल भरो तहरीक एक अलग चीज है। वो जब स्टार्ट होगी तो वो तो जिस शहर में स्टार्ट होगी वहां फिर गिरफ्तारियां देंगे। लेकिन जो रूटीन के केसेस हैं उसमें तो आपने अपनी बेलें जो पहले से चल रहे हैं उसमें तो हमने कराई हैं। लेकिन अभी जेल भरो तहरीक जब वेडनेसडे से स्टार्ट करने लगे हैं लाहौर में, तो वहाँ जो लीडरशिप है वो उस मुतल्लिका तहरीक के सिलसिले में तो जाहिर है बेल नहीं लेगी। लेकिन जो किसी पे अगर दहशतगर्दी का पर्चा कटा है तो उसके तो इल्जाम को हम एक्सेप्ट नहीं करते। वो जेल भरो तहरीक में तो आप पॉलिटिकल प्रिजनर के तौर पे जाते हैं ना, आप ये तो नहीं एक्सेप्ट करते कि मेरे पे दहशतगर्दी का पर्चा आपने काटा है। ठीक है, वो आपका राइट है, जाहिर है वो आप लोगों ने एक्सेप्ट नहीं करना। मेरा सवाल ये है कि सबसे पहली गिरफ्तारी खान साहब खुद देंगे अपनी? इस पे मैंने कल भी बात की और आपके प्रोग्राम में भी आज मैं ये बात करना चाहता हूँ और ये लीडरशिप के सामने भी ये बात मैं रखूंगा। मैं समझता हूँ कि बहुत एक व्यू है कारकुनों में भी। मेरी अपनी जाती राय ये है कि इमरान खान साहब को गिरफ्तारी मैं समझता हूँ नहीं देनी चाहिए, क्योंकि एक नहीं देनी चाहिए, मैं अर्ज करता हूँ, क्योंकि उनकी जान को खतरा है, वो बीमार भी हैं, फिट नहीं है, तो उनको हर तरह से जो है वो मसाइल का सामना वहां पे रह सकता है, क्योंकि उनकी जान पे एक अटैक हो चुका है। मेरे ख्याल में इमरान खान साहब के नीचे वन स्टेप डाउन हम सब जितने भी हैं, सब इस काम के लिए हमें अवेलेबल रहना है और हम देंगे। लेकिन मेरी जाती राय में लीडर्स को अपने लोगों ने तो इमरान खान के लिए जेल में जाना है ना, तो इमरान खान साहब को एग्जांपल सेंड करनी चाहिए ना। यहाँ तो हर दूसरा बंदा बीमार है, हर दूसरा बंदा परेशान है, हर दूसरा बंदा मसाइल का शिकार है, जिनसे आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं गिरफ्तारियां देने की। आई डिसएग्री विद यू। हर दूसरा बंदा बीमार होगा, परेशान होगा, लेकिन हर दूसरे बंदे पे दहशतगर्दी का हमला नहीं हुआ। एक साबिक वज़ीर आज़म को जान से मारने की कोशिश की गई है और इस वक्त भी उनके जख्म मुंतमिल नहीं है। मैं तो कभी भी ये नहीं चाहूंगा कि वो एक्सपोज हों किसी भी ऐसी सूरत हाल में जिनकी इनकी जिंदगी को दोबारा खतरा हो, क्योंकि हम इस बात के मुतहम्मिल नहीं है कि नेशनल लीडर के लेवल के जितने भी लीडरशिप है, चाहे जिस भी जमात के हों, उनकी जान को हम खतरे में डालें और एक और खुदा न खास्ता बैड न्यूज आए। आई डोंट एग्री विद इट। हाँ, वन स्टेप डाउन जितनी लीडरशिप है हम सब तैयार हैं, अवेलेबल हैं, लेकिन इमरान खान साहब की जान जो है इस कौम की अमानत है। वो अगर खुद कहें भी, मेरे ख्याल में लीडरशिप कारकुन तैयार है गिरफ्तारियां देने के लिए। क्या जरा थोड़ा सा समझा देना आप कि गिरफ्तारियां कैसे देंगे? जेलों पे खुद चले जाएंगे, थानों में पहुंच जाएंगे, क्या करेंगे? क्या मुझे तो ये समझ में नहीं आ रही है। क्या हम बंदे के जत्थे जाएंगे और कहेंगे आए जी हमें हथकड़ियां लगाएं, हमें गिरफ्तार कर लें? व्हाट इज दिस? नहीं, ऐसा नहीं होता। आप वॉलंटरी गिरफ्तारी देते हैं, ज़ाहिर है पुलिस फिर आपको उस तरह से तो नहीं करती। आपने जहां दफा 144 है उसको एक पुरअमन तरीके से तोड़, एक तो ये होता है कि तोड़ फोड़ शुरू कर दें, कौमी अमलाक को नुकसान, अपने पुलिस को नुकसान, उनकी वर्दी पे हाथ डालना, कौमी जो है चीज़ों को नुकसान, वो उसका कोई क्वेश्चन नहीं है, ऐसा नहीं होगा। लेकिन पीसफुल तरीके से अपने आप को ऑफर करेंगे और जिस तरह से ये आप दफ़ा 144 तोड़ते हैं, जब आप जाते हैं एहतजाज करते हैं, तो आप ऑटोमेटिकली अगर आप बेल क्लेम नहीं करेंगे, बेल पिटिशन जमा नहीं करेंगे। एक और चीज़ बताएं ना, पुलिस ने तो तब पकड़ना है ना जब कोई लॉ वायलेट करता है, जब कोई पुरतशद्दुद कार्रवाई करे, कोई रूल को तोड़े, कोई कानून को तोड़े, कोई लड़ाई झगड़ा हो। अमलाक को आप लोगों ने नुकसान नहीं पहुंचाना, आप लोगों ने तमीज़ के दायरे में भी रहना है, आप लोगों ने पुरअमन भी रहना है। पुलिस क्यों गिरफ्तार करेगी? क्यों आप लोगों के लिए थानों के जेलों के दरवाजे खुलेंगे? क्यों? देखिए, ये माजी में भी ऐसा रहा है और ये एक पीसफुल प्रोटेस्ट का एक बहुत पुरजोर और बहुत पुरअसर तरीका है कि आप जाते हैं, वॉलंटरी गिरफ्तारी जो है वो पेश करते हैं। और मैं समझता हूं कि जब इतनी बड़ी तादाद में अवाम आएगी तो पुलिस के पास और कोई चारा नहीं होगा। इसलिए तो मैंने कोई हफ्ता 2 हफ्ते पहले कहा था कि मुर्ग खाने वाले लोग हम नहीं हैं, दाल रोटी का इंतजाम रखिएगा, तो हम बड़ी तादाद में आ रहे हैं। अच्छा, एक और चीज़ बताएं ना, जब से आप लोगों की हुकूमत ख़त्म हुई,
अप्रैल 2022, उसके बाद से आप लोगों ने हर तरह का जो है ना प्रोटेस्ट भी करके देख लिया, आप लोग आवाम में भी चले गए, जलसे जुलूस सब कुछ कर लिया, सबसे बड़ी बात रिज़ाइन करके देख लिए, आप लोगों ने 2 हुकूमतें कुर्बान कर दी, पंजाब और KPK की असम्बलियाँ तहलील कर दी सिर्फ इसलिए कि हुकूमत इलेक्शंस की डेट दे दे, इलेक्शंस जल्दी हो जाएं, एक नया मैंडेट आए, नई हुकूमत आए। कुछ नहीं हुआ, किसी चीज का कोई फर्क नहीं पड़ा इस हुकूमत पर। इसका आउटकम आप क्या देख रहे हैं? मुझे क्या ये आखिरी पता है जेल भरो तहरीक जो खेलने जा रहे हैं आप लोग? नहीं, सियासत में तो आखिरी पता नहीं होता, फिर एक पता हमेशा आपके पास रहता है। अच्छा, इसके बाद भी कुछ है, वो क्या है? एक मिनट में अर्ज करूं, आप कह रही हैं कि कुछ नहीं हुआ। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आपका हमारा जो सियासी मुखालिफ है वो आज अवाम में जा नहीं सकता। ये देखें, सियासतदान का काम अवाम में है, वो अवाम से वोट लेके आता है, और इस वक्त जो हमारी इम्पोर्टेड हुक्मरान हैं वो अवाम से ऐसे ही भाग रहे हैं जैसे बच्चा डॉक्टर से भागता है जब उसको वो इंजेक्शन लगाता है। तो अवाम का नाम उनके सामने ना लें। राना साहब और उनकी टीम को फिर रात को नींद नहीं आती। दूसरा, आप कह रही हैं कि कुछ नहीं हुआ, 90 दिन तो अभी पूरे नहीं हुए। सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस आप देख रही हैं, हाई कोर्ट्स की ऑब्जर्वेशंस आप देख रही हैं। तो अगर इस मुल्क में आइन को इन्होंने नहीं मानना, और फिर अगर सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस को अगर वो आती है इन्होंने नहीं मानना, तो इसका मतलब फिर क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि क्या इस मुल्क को ये सरजमीन बेआइन बनाना चाहते हैं? मेरे ख्याल में 90 दिन के अंदर इलेक्शन कमीशन को जो है इलेक्शन कराना पड़ेगा, दूसरा कोई चारा नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा मोहम्मद खान साहब मेरे साथ थे। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। वफाकी हुकूमत की तरफ से मज़ीद टैक्स लगाने, पेट्रोल की क़ीमतों में इजाफे और मिनी बजट लाने के सिर्फ 1 रोज़ के बाद ही मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइज़र मरीम नवाज़ ने अपनी ही पार्टी की ज़ेर क़यादत होने वाले ये जो अनपॉपुलर फ़ैसले हैं इनसे ही दूरी इख्तियार नहीं की, बल्कि शहबाज हुकूमत को भी डिसोन कर दिया है। मरीम बीबी कहती हैं कि मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत सिर्फ वही हुकूमत होगी जो सिर्फ नवाज़ शरीफ की क़यादत में होगी। तो क्या ये हुकूमत नवाज़ शरीफ की हुकूमत नहीं है? क्या कोई 2 मुस्लिम लीग नून हैं, एक नवाज़ शरीफ की और एक उनकी जो हुकूमत चला रहे हैं इस्लामाबाद में? क्या शहबाज शरीफ पार्टी के सदर नहीं हैं? क्या इसहाक डार, ख्वाजा साद रफ़ीक, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, क्या नवाज़ शरीफ की एक किचन कैबिनेट नहीं है? क्या 2 मुस्लिम लीग हो गई हैं, एक शहबाज की और एक नवाज़ की? मरीम नवाज़ जैसे ही लंदन से वापस आई तो आते ही उन्होंने एक बयानिया अपनाया कि हमारी हुकूमत यानी PDM की हुकूमत का आगाज़ 29 नवंबर के बाद से हुआ है, यानी जनरल बाजवा के जाने के बाद। क्या कहा मरीम नवाज़ ने, ये ज़रा सुनिए। हमें तो कहा जाता है ना कि 8 महीने की हुकूमत है, ये हुकूमत 28 नवंबर के बाद शुरू हुई है। हमारी हुकूमत 28 नवंबर के बाद शुरू हुई, इससे पहले लाडली के सरपरस्त मौजूद थे। नाजरीन, शहबाज शरीफ हुकूमत तो अप्रैल में हल्फ उठा चुकी थी और लंदन में नवाज शरीफ के पास हाज़िरी देकर सारी मुशावरत भी कर चुकी थी। तो अप्रैल से नवंबर तक जो 9 महीने की हुकूमत थी, इसे मरीम नवाज़ कैसे डिसऑन कर सकती हैं? और अगर ये मान लिया जाए कि वो जनरल बाजवा की हुकूमत थी तो फिर आप 9 महीनों तक खामोश क्यों बैठी रहीं? अब चीफ ऑर्गेनाइज़र मरीम साहिबा ने लाहौर में कल पार्टी कारकुनान की एक मीटिंग में यहाँ तक कह दिया है कि ये हुकूमत हमारी हुकूमत ही नहीं बल्कि हमारी हुकूमत वो होगी जो नवाज शरीफ की क़यादत में होगी। अब इस स्टेटमेंट के बाद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हुकूमत पर तो बहुत से सवालात उठना ज़ाहिर है उठेंगे। हुकूमत के मुख्तलिफ ओहदों पर बैठे लोग, वज़ीर और मुशीर अगर मुस्लिम लीग नून के नहीं हैं तो फिर कौन है? एक तरफ हुकूमत के मज़े और दूसरी तरफ नाकिस कारकर्दगी का इल्ज़ाम भी ना आए। वाह, ये क्या ही अनोखा अंदाज़े सियासत है। नाजरीन, यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि जब शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बन रहे थे तब मरीम नवाज़ चुप क्यों रही? जब इक़्तिदार के लिए वोट को इज्जत दो के बयानिए का सौदा हो रहा था तब मरीम नवाज़ चुप क्यों रही? अगर अपनी हुकूमत नहीं थी तो शहबाज शरीफ किस हैसियत में लंदन जाकर नवाज शरीफ से मुशावरत करते रहे? मरीम नवाज़ क्यों चुप रहीं? हुकूमत मिलने के बाद मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के केसेस एक एक करके ख़त्म होने लगे तब मरीम नवाज़ चुप क्यों रहीं?
जब मिफ्ता इस्माइल को हटाकर इसहाक डार को सरकारी प्रोटोकॉल के साथ पाकिस्तान लाया जा रहा था, तब मरियम नवाज चुप क्यों रही? क्या मरियम नवाज एक टिकट में हुकूमत के मजे भी और ओपोजिशन का रोल भी अदा करना चाहती हैं? क्या इसको मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू थू की सियासत कहें हम? एक तरफ मुस्लिम लीग नून की सारी क़यादत सवाए नवाज शरीफ और मरियम नवाज के हुकूमत के मुख्तलिफ ओहदों पर बराजमान है, दूसरी तरफ ये कहना कि यह हमारी हुकूमत ही नहीं है, ये कहाँ का इंसाफ है? क्या मरियम नवाज के मौक़िफ़ से इस बात को भी तक़वियत मिलती है कि मुस्लिम लीग नून में दरारें वाज़े हो चुकी हैं? मरियम नवाज ने इतना बड़ा बयान क्यों दिया, इस पर भी ज़ाहिर सवालात उठने लगे हैं। क्या मरियम नवाज शहबाज शरीफ हुकूमत की कारकर्दगी का बोझ उतार कर इलेक्शन में जाना चाहती हैं? और क्या अवाम इस बयानिए को बाय करेंगी? मैं बात करूंगी, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर राना एहसान अफजल साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब आपका। राना साहब, आप सबसे पहले मुझे ये बता दें कि आप किस मुस्लिम लीग नून का हिस्सा हैं? लंदन में जो नवाज शरीफ साहब बैठे हैं, क्योंकि उनकी तो हुकूमत ही नहीं है, तो ये समझा जाए कि मरियम बीबी से आपका कोई ताल्लुक नहीं, नवाज शरीफ से कोई ताल्लुक नहीं, शहबाज हुकूमत एक अलग है जिसको कल मरियम बीबी ने डिसऑन कर दिया। क्या आपका ताल्लुक उस ग्रुप से है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मरियम नवाज जो हैं वो बाज़ाब्ता तौर पे हुकूमत का हिस्सा नहीं है, उनके पास कोई हुकूमती ओहदा नहीं है। मरियम नवाज जो है वो चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं PMLN की, और हुकूमत जो है वो PDM की है, और वज़ीर आज़म बेशक PMLN से बिलोंग करते हैं, और काबीना में दीगर वज़रा जो हैं वो भी PMLN से बिलोंग करते हैं, लेकिन ये एक कोलिशन हुकूमत है। और इस हुकूमत ने जो भी इक़दाम लिए हैं मुल्क के मफाद के लिए लिए हैं। अभी जो आपने पूरी फहरिस्त नरेट की कि महंगाई हुई है, अगर ये हम ना करते, अगर हम पेट्रोल की कीमत ना बढ़ाते, बिजली की कीमत, गैस की कीमत ना बढ़ाते, और उसके वजह से IMF का मुआहदा ना होता, तो ये मुल्क जो है वो डिफॉल्ट कर जाता। तो जो फैसले हमने किए हैं हम उसको ओन करते हैं। हम बज़ाहिर सिर्फ वो गंद साफ कर रहे हैं जो माशी गंद इमरान खान ने डाला, और हमने कौन सा चलिए उस गंद पर भी बात कर लेते हैं ना। पहले जरा मुस्लिम लीग नून पर बात करें ना। इतने अनपॉपुलर फैसले हैं, चीफ ऑर्गेनाइजर बनी है, तो अपने चचा से, प्राइम मिनिस्टर से बात करें कि भाई आप ये क्यों कर रहे हैं। नहीं। मेरे वालिद साहब जो हैं वो बार बार नाराज हो जाते हैं, तो आप इस तरह ना करें, इस तरह हमें वोट नहीं मिलेंगे, हमारी पार्टी को आप नुकसान पहुंचा रहे हैं। फिर ये बातें उन्हें वज़ीर आज़म साहब के साथ बैठ के करनी चाहिए ना। फिर ये अवाम को, कारकुनान को, लोगों को क्यों कंफ्यूज कर रहे हैं कि भैया हमारी हुकूमत नहीं है? मैं आपको यही बता रहा हूं कि मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो बाज़ाब्ता तौर पे हुकूमत का हिस्सा नहीं है, इसलिए वो हुकूमत की स्पोक्स पर्सन नहीं है, हुकूमत PDM की है। मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो चीफ ऑर्गेनाइजर हैं PMLN की, तो वो शी इज वेयरिंग अ डिफरेंट हैट। वज़ीर आज़म का ताल्लुक किस जमात से है? देखिए, मैं आपको यही बता रहा हूं कि वो PDM की वो PDM हुकूमत के प्राइम मिनिस्टर हैं, जमात उनकी PMLN है, जो मुख्तलिफ वो ही इज वेयरिंग अ डिफरेंट हैट, और मरियम नवाज जो है वो मुख्तलिफ हैट जो है वो पहनी हुई है उन्होंने एज ए चीफ ऑर्गेनाइजर PMLN। लेकिन मैं ये आपको कह रहा हूं कि हम हर उस फैसले को ओन करते हैं जो इस हुकूमत ने लिए, और हर फैसला जो इस हुकूमत ने किया वो इस मुल्क के मफाद के लिए किया। तो आप भी इस मुल्क के मफाद के लिए अपना हिस्सा क्यों नहीं डालते हैं? वज़ीर आज़म साहब क्यों नहीं डालते हैं? वज़रा क्यों नहीं डालते हैं? क्या आप लोग ये जो सरकारी फ्री के पेट्रोल मिलते हैं, फ्री की गाड़ियां हैं, फ्री के घर है, फ्री की बिजली है, फ्री के गैस है, आप लोग ये ऐलान क्यों नहीं करते हैं कि जिस तरह आवाम सब चीज़ों में हिस्सा डालती है, हम लोग भी हिस्सा डालेंगे, सब लोग पेट्रोल अपनी जेब से डलवाएं ना? अब आप इसका जवाब सुन लें। देखें, उन्होंने अपनी तनख्वाहें जो है वो कहा कि हम अपनी तनख्वाहें नहीं लेंगी। अब आपने कहा फ्री का घर, तो क्या वो वहां कैंप लगा लें, बाहर कैंप में रहना शुरू कर दें? आखिर अगर एक वजीर ने इस्लामाबाद में अपनी ड्यूटी परफॉर्म करनी है तो उसको रिहाइश तो चाहिए है ना। तो चले बिल तो देना, बिल पे कर देना, बिल तो पे करें। वो बिल पे करते हैं। कहाँ करते हैं? सरकारी घरों के बिल क्या बात कर रहे हैं आप? सरकारी घरों के बिल क्या वजीर पे करते हैं? हर चीज का बिल आता है, हर चीज का वो बिल पे करते हैं, और कुछ जो भी उनके जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं उसके अंदर से उन्होंने अपनी तनख्वाहें लेना छोड़ दी। तो मैं समझता हूं इस चीज को अप्रिशिएट करना चाहिए कि वो तनख्वाहें नहीं ले रहे,
और ये कहना कि वो बिल्कुल ही सारे जो वजीर हैं वो कोई अरबपति नहीं होते, मिडिल क्लास के भी मेंबरान हैं। उन्होंने अपना अगर वो दिन में जो है 12 घंटे काम कर रहे हैं, 16 घंटे काम कर रहे हैं, तो वो अपनी कोई वो अपनी जेबें नहीं भर रहे। वो भी एक नॉर्मल, जिस तरह एक नौकरी होती है, ये भी नौकरी होती है। तो मैं समझता हूँ ये कहना तो जो 25-30 हजार रुपए वाला बंदा बाहर नौकरी करता है, क्या उसका हक नहीं है कि उसको भी कहीं से इस तरह का पेट्रोल मिल जाए, फ्री की बिजली मिल जाए, गैस मिल जाए? नहीं, देखें जो बैंक का सीनियर मैनेजर होता है उसको भी घर का अलाउंस मिलता है, उसको भी गाड़ी मिलती है। वो हर जॉब की डिफरेंट पर्क्स एंड प्रिविलेजेस होते हैं। सारी जॉब्स एक तरह की नहीं होती हैं। अब अगर आप कंपैरिजन करना चाहती हैं कि 25,000 वाले आदमी की नौकरी एक फेडरल मिनिस्टर के साथ, तो आपकी मर्जी है, आप इस तरह कर सकती हैं कि आप लोगों को नहीं, आप कह रहे हैं ना कौमी मफाद के लिए फैसले कर रहे हैं, तो कौमी मफाद के लिए, इस मुल्क के फायदे के लिए सबको हिस्सा डालना चाहिए। सिर्फ हम जैसे दूसरे आम लोग वही हिस्सा क्यों डालें भाई? बिजली महंगी हम लोग ही क्यों बर्दाश्त करें? महंगा पेट्रोल हम लोग ही क्यों बर्दाश्त करें? नहीं, हर कोई इस पाकिस्तान के अंदर जो कोई है उसको ये इसके असरात का जो है वो असर उसको महसूस होता है और उसको करना पड़ता है। ये कहना कि जो है कि वजीर जो है या जो MNA है या MP है वो इन चीजों से बालातर है, नहीं। ये पाकिस्तान में अगर बालातर है, क्या बात कर रहे हैं आप? नहीं है। देखिए, मैं समझता हूँ अब आपको मैं कहूँ कि आपकी बहुत तनख्वाह है, आप अपनी जो है वो तनख्वाह छोड़ दें तो आपका कैसे गुजर बसर होगा? तो इसी तरह मुझे फ्री का तो कुछ नहीं मिल रहा। मैं अपने घर के बिल भी अपनी तनख्वाह से देती हूँ ना। मैं अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाती हूँ, मैं अपनी तनख्वाह से देती हूँ। वजीर को जो तनख्वाह मिलती है, क्या वो उस तनख्वाह में से पेट्रोल डलवाता है? नहीं, आप मुझे बताएं ना, जो वजीर को तनख्वाह मिलती है उसमें से पेट्रोल डलवाता है वो? देखिए, ऐसे नहीं होता। आप अगर कहें कि कोई पैदल अब आना शुरू हो जाए, अगर उसके पास अगर वो सरकारी काम कर रहा है, उसकी जॉब के अंदर रिक्वायरमेंट है कि उसने ट्रैवलिंग करनी है, तो उसको अब वो अपने खर्चे पे तो ट्रैवलिंग नहीं करेगा ना। आप अपने कहां से वो करेगा? अगर इनकम, सोर्स ऑफ इनकम एक ही है, यहीं से अगर आपने वो तनख्वाह से गुजारा कर रहे हैं और यही आपकी, तो मैं समझता हूं ये गलत बातें हैं। अगर कोई वो अपनी ड्यूटी वो परफॉर्म कर रहे हैं और उस ड्यूटी के अंदर कोई पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं जिसके अंदर ऑस्टेरिटी मेजर्स हम ले रहे हैं, हमने ये ऑलरेडी ये डिसीजन हो रही है कि SUV गाड़ियां नहीं इस्तेमाल होंगी, ऑलरेडी जो है वो तनख्वाहों को वो छोड़ रहे हैं, तो मैं समझता हूं ये तो फिर मरियम बीबी को इन चीजों को अंडरस्टैंड करना चाहिए। फिर नवाज शरीफ साहब को भी मीटिंग्स छोड़ के नहीं जाना चाहिए, उन्हें भी इन सब हालात का इल्म होना चाहिए। वो ये अनपॉपुलर फैसले एक्सेप्ट करने को तैयार क्यों नहीं है? फिर हमें तो आप लोग समझा रहे हैं, लंदन वालों को समझाएं, मरियम साहिबा को समझाएं। फिर देखिए, मरियम बीबी ने ये कहा है कि ये जो भी उन्होंने कहा है एज अ पार्टी ऑर्गेनाइजर कहा है, वो मैंने आपको कहा कि वो हुकूमत का बाज़ाब्ता तौर पे हिस्सा नहीं है, तो वो अपने पार्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही हैं। लेकिन जो हुकूमत है वो हर फैसले को ओन करती है और बिल्कुल वी स्टैंड बाय ऑल द डिसीजन जो हमने लिए हैं। हमने मुल्क के मफाद में फैसले किए हैं। नहीं, तो अगर मुल्क के मफाद में आप लोग फैसले कर रहे हैं, यही तो मेरा सवाल है कि मियां नवाज शरीफ इन सब चीज़ों को मानने से इनकारी क्यों है? वो क्यों मीटिंग्स छोड़ के चले जाते हैं? वो क्यों नाखुश हैं इस हुकूमत के फैसलों से? मरियम साहिबा क्यों नाखुश हैं ये महंगाई जो हो रही है इन फैसलों से? क्यों नहीं, मरियम साहिबा ने ये नहीं कहा। देखें, अगर तो कोई ऑल्टरनेटिव है तो आप हमें बता दें क्या अल्टरनेटिव है। लेकिन जो मरियम बीबी ने भी जो बातें की हैं वो ये कह रही हैं कि जो हुकूमत, ये कोलिशन हुकूमत है, ये PMLN की हुकूमत नहीं है, इट इज अ कोलिशन हुकूमत। ये दीगर जमातों की, 1 दर्जन से ज्यादा लेकिन आप नहीं समझते इसका ज्यादा बोझ नून लीग को ही उठाना पड़ रहा है और कल को इलेक्शंस में भी नून लीग को ही ज्यादा बोझ उठाना पड़ेगा। इससे पहले कि और बोझ उठाते मजीद नुकसान हो जाए, तो आप लोग इलेक्शंस में क्यों नहीं चले जाते? आपको ये स्टेटमेंट दूं कि ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत नहीं है, ये कोलिशन हुकूमत है, तो ये हकीकत है, ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत नहीं है। तो इसकी कीमत ज्यादा किसको चुकानी पड़ेगी? सब लोगों ने तो मुस्लिम लीग नून से ज्यादा सवाल करने हैं। पीपल्स पार्टी के पास कौन सी आम वजारतें तो सारी आप लोगों के पास है। नहीं, तो हम तो कह रहे हैं कि हम ओन करते हैं फैसले, इसमें कौन कह रहा है कि हम ओन नहीं करते फैसले? लेकिन ये अगर मैं कहूं कि ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है तो ये गलत होगा। ये कोलिशन हुकूमत है जिसमें दर्जन से ज्यादा जमातें जो हैं इसका हिस्सा बन के इसको हुकूमत को चला रही हैं, और इसलिए चला रही हैं कि मुल्क के मुफाद में जो फैसले करने हैं वो हम कर रहे हैं। लेकिन ये कहना कि ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है तो वो गलत होगा। तो आप लोग इलेक्शंस में क्यों नहीं चले जाते? इलेक्शन में हम जाएंगे, अब जब हमारा टेन्योर खत्म होगा तब हम इलेक्शन में चले जाएंगे। तो पंजाब में तो असम्बलियां तहलील हो चुकी हैं, KPK में हो चुकी हैं, यहाँ पर इलेक्शंस क्यों नहीं अनाउंस हो रहे?
तो यहाँ इलेक्शन ईसीपी ने अनाउंस कराने, हुकूमत ने तो अनाउंस नहीं कराने। ये आपके विफाकी वजीर राना सनाउल्लाह साहब भी कहते थे कि हम चैलेंज कबूल करते हैं असम्बलियां तहलील करने का, आप असम्बलियां तहलील करें, हम इलेक्शंस कराएंगे। वो कहते थे हम इलेक्शंस कराएंगे। नहीं, वो हाँ, बिल्कुल हम कहते थे कि अगर आप इलेक्शंस के लिए सीरियस हैं तो आप जो है असम्बलियां तहलील कर दें। तो वो उन्होंने जब तहलील कर दी तो अब यानी कि हम लोग तो इलेक्शंस हमने कराने ही नहीं है, ईसीपी ने इलेक्शंस कराने, तो वो जो है वो आइन के मुताबिक हो इलेक्शंस, हमें तो कोई इसमें इशू नहीं है। ठीक है, इलेक्शंस। बहुत शुक्रिया वज़ीर कोऑर्डिनेटर राना एहसान अफजल साहब हमारे साथ है, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। पेट्रोल 272 रुपये लीटर होने और मिनी बजट आने के बाद आज मैं IMF से मुखातिब हूँ। जनाब IMF, ज़रा ध्यान इधर भी, क्या आपके हुक्म पर 170 अरब रुपए के टैक्सेस वाला मिनी बजट भी आ गया। जनरल सेल्स टैक्स 18% और लग्जरी आइटम्स पर सेल टैक्स 25% हो गया। बिजली, गैस और पेट्रोल सब महंगा हो चुका। तो IMF की चक्की में पिसने वाले गरीब ही क्यों हैं। जनाब IMF, ज़रा ध्यान इधर भी, इस अवाम ने हमेशा डबल बल्कि ट्रिपल टैक्सेस दिए हैं। पॉलिसियाँ अशराफिया और हुक्मरानों ने बनाई हैं, लेकिन फिर भी अशराफिया की जगह सारा बोझ अवाम पर डाल दिया गया है। जनाब IMF, ज़रा ध्यान इधर भी, IMF, पाकिस्तान आज जैसा है वैसा क्यों है? कौन है वो जिसने इस मुल्क की जड़ों को खोखला कर दिया है? ज़रा ध्यान इधर भी। मुल्की अशराफिया ने एक बार फिर आपकी दी गई मुश्किल और बेरहम शराइत को पूरा करने के लिए गरीब आवाम की कुर्बानी दे दी है। जनाब IMF, ज़रा ध्यान एक इधर भी। जनाब IMF, भर्ती तो सिविल सर्वेंट्स किए थे मगर ये ब्यूरोक्रेट बन गए। कौन है वो जो हर हुकूमत का हिस्सा भी रहता है और एहतसाब से भी बच निकलता है? ज़रा ध्यान इधर भी। जनाब IMF, अवाम के तन पर कपड़ा बचा है ना पेट में रोटी, लेकिन पाकिस्तानी अफसरशाही इंपोर्टेड कपड़े पहने और महंगे होटलों पर खाना खाएं, तो ज़रा ध्यान इधर भी। जनाब IMF, पेट्रोल इतना महंगा कि अवाम पैदल हो गए, लेकिन सब्ज नंबर प्लेट वाली गाड़ियों में पेट्रोल अवाम की रगों से निकाल कर फ्री में डाला जाए और साहब लोगों की फैमिलियां सैर सपाटे करती रहें, तो ध्यान ज़रा इधर भी। जनाब IMF, अवाम के पास अपना घर है और ना किराए पर रहने की सक्कत। अफसरशाही कई 100 किनाल के सरकारी घरों में मज़े उड़ाएं, तो ज़रा ध्यान इधर भी। जनाब IMF, अमरीकी सदर 152 किनाल के वाइट हाउस में रहकर पूरा मुल्क बल्कि पूरी दुनिया चलाए, लेकिन हमारे साहब बहादुर कमिश्नर सरगोदा 104 किनाल के सरकारी महल में रहकर भी अवाम को मुंह न लगाएं, तो ज़रा ध्यान इधर भी। जनाब IMF, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकनॉमिक्स का ये मानना है कि ब्यूरोक्रेसी से सरकारी रिहाइशगाहें खाली कराकर अगर प्राइवेट सेक्टर के हवाले कर दी जाएं तो तकरीबन 2.25 खरब हासिल हो सकते हैं। जी, पूरे 2.25 खरब। तो ध्यान ज़रा इधर भी। जनाब IMF, पाई की मोहताज इस कौम के 21 और 22 ग्रेड के ब्यूरोक्रेट अक़वाम मुत्तहिदा के अफसरान से भी 22% ज़ायद तनख्वाहें और मरात ले रहे हैं, तो ध्यान ज़रा इधर भी। नाजरीन, सियासतदानों से तो रोज़ सवालात भी होते हैं और उनका एहतसाब भी होता है, लेकिन उन ब्यूरोक्रेट से कभी ये सवाल क्यों नहीं किया जाता कि एक गरीब मुल्क में इतनी अयाशी और लूट मार का हक तुम्हें दिया किसने है? जनाब IMF, ज़रा ध्यान इधर भी। सवाल तो उठता है कि तुम्हें ये इख्तियार किसने दिया है कि खुद ही फैसला साज बनो और खुद ही अपने हक में फ़ैसले करो? इस कानूनी वारदात को क्या कहें? तो जनाब IMF, ज़रा ध्यान इधर भी। इस ममलिकत खुदादाद का बगौर जायज़ा लिया जाए तो पता चलता है कि सारे मसले हल करने वालों के पैदा करना हैं, तो पाकिस्तानी अवाम फिर वकील किसे करें, किससे मुनसफ़ी चाहें? तो जनाब IMF, ज़रा ध्यान इधर भी। जनाब IMF, आपके दिए गए कर्ज से, इस दुखियारी और गमों से चूर अवाम को मिलता क्या है? इस बोझ पर इस अवाम पर ही आखिर ये बोझ क्यों पड़ता है? जनाब IMF, पॉलिसीज़ और फैसलों में ताख़ीर अहले सियासत और अफसरशाही करे और बंदर बांट भी खुद करे और सज़ा सिर्फ अवाम को क्यों मिले? तो ध्यान ज़रा इधर भी। जनाब IMF, डॉलर आसमान से बातें करे, रुपया 2 टके का न रहे या पेट्रोल की ट्रिपल सेंचुरी हो जाए, मगर फिर भी ब्यूरोक्रेट, सियासतदान फ्री फ्यूल फूकें और बोझ सारा अवाम उठाएं, ये क्यों?
जनाब IMF, टैक्सों की तेज छुरी आपकी हाथ हुकूमत के सहूलतकार मरात याफ्ता अफसरशाही और गले सिर्फ गरीब आवाम के कटे, ऐसा क्यों? जनाब IMF, मुल्क डिफ़ॉल्ट होने के ख़तरात से दो चार है, मगर ब्यूरोक्रेसी के लिए बने GOR में हज़ारों लाखों सरकारी मुलाजमीन की फ़ौज ज़फ़र मौज है। तो ज़रा ध्यान इधर भी। संगीन मसाइल में घिरे अवाम को सिविल सर्वेंट्स चाहिए, वायसराय नहीं। मसाइल का हल चाहिए, मसाइल पैदा करने वाले नहीं। तो ध्यान ज़रा इधर भी। इससे पहले कि अवाम के सब्र का जो पैमाना है ये लिबरेज हो जाए, फिर यहाँ ताज उछाले जाएँ, सारे तख्त गिराए जाएँ, तो ध्यान ज़रा इधर भी। मैं बात करूँगी, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साथ, माहिर मौशियात हैं। इस मिनी बजट के क्या नुकसानात होंगे, कितना बोझ पड़ेगा, आवाम सह पाएगी नहीं सह पाएगी, क्या असरात होंगे, फिर आने वाला जून का बजट कैसा होगा। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब आपका। डॉक्टर साहब, जिस दिन से पेट्रोल 272 हुआ, ये मिनी बजट का बम गिराया गया, यकीन करें हर दूसरा बंदा, उसके पास कोई बात करने को नहीं है। हर बंदा इतना परेशान है कि खाएं क्या, बचाना तो दूर की बात है, 2 वक्त की रोटी कैसे पूरी करें, घर से अगर बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना है, दफ्तर जाना है, पेट्रोल कहाँ से पूरा करें। 272 से भी ये सब कुछ ऊपर जाएगा। पेट्रोल महंगा, और पेट्रोल के महंगा होने से तो सारी चीज़ें जुड़ी हैं। बहुत शुक्रिया आपका, आपने बेइंतहा अहम और बहुत ही कीमती नुकात उठाए हैं। ज़रूरत इस अमर की है कि मुख्तसरन हकीकत को वाज़ा कर दिया जाए। पहले मैं आपसे यह कर दूं कि ये जो ज़िमनी मालियाती बिल है और जो पेट्रोल, बिजली और गैस के नर्ख बढ़ाए गए हैं, ये IMF की शराइत नहीं है। मैं साबित कर सकता हूं दस्तावेज से। नंबर 1, कौम को गुमराह किया जा रहा है। नंबर 2 ये कि ये जो शराइत हैं जो हमने खुद अपने ऊपर आयद की हैं, ये आईन पाकिस्तान की शिक 3, आईन पाकिस्तान की शिक 4, 25A, 37, 38 और 227 से मुनाफी हैं। सवाल ये हुआ था कि मैं आपसे अर्ज कर दूं हुआ क्या था। जब IMF के साथ मुज़ाकरात शुरू हुए तो IMF ने ये कहा कि जी जून में जो आपने बजट पेश किया था उसमें आपने ये कहा था कि 2023 में जो हमारा अफरात ज़र जो है वो 11.5% रहेगा। अब वो जो है 25% पे पहुंच रहा है और ये 32 पे जाने वाला है। नंबर 1, हमने उसमें ये कहा था कि जी हमारा बजट खसारा यानी आमदनी और अखराजात का फ़र्क वो रखा गया था 4.9%, वो 7% पर पहुंच रहा है। मईशत गैर मुस्तहकम आपकी है, आप डिफ़ॉल्ट की बातें कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि आप मईशत को मुस्तहकम करें और ये डिफ़ॉल्ट की बात निकल आए। नीयत उनकी ख़राब थी ज़रूर, लेकिन उन्होंने ये आदाद शुमार पेश कर दिए कि ये तो आपके अपने हैं। तो इसका जवाब ये था कि अगर आप आमदनी पर टैक्स लगाएं तो उससे बहुत सारे मसले हल हो जाते हैं कि जिसकी जितनी आमदनी हो उतना वो टैक्स दे दे। ये तीनों पार्टियों के मंशूर का हिस्सा है। लेकिन हुकूमत ने यह कहा कि जी हम आमदनी पर टैक्स नहीं लगा सकते, हम अशिया पर टैक्स लगाते हैं। अशिया का मतलब ये होता है कि जो आदमी फुटपाथ पर पड़ा है बेचारा, वो 18% दे रहा है। फुटपाथ पे पड़ा हुआ आदमी जब चीज़ खरीदता है खैरात के पैसे के भी, तो वो 18% GST दे रहा है। लेकिन जिनके पास अरबों रुपए के आमदनी है वो टैक्स चोरी कर रहे हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि हमने IMF से ये कहा कि हमारी सियासी मजबूरी है, ये माजी में भी कहते रहे, रिकॉर्ड पर है, हमारी सियासी मजबूरी है कि हम हर किस्म की आमदनी पर टैक्स नहीं लगा सकते, हालांकि हमारे मंशूर का हिस्सा है। अलबत्ता हम जो है वो GST बढ़ा सकते हैं। GST का मतलब होता है अशिया के ऊपर, यानी जो आदमी जितना इस्तेमाल 23 करोड़ आदमी IMF जो पूरी दुनिया को चलाता है, डॉक्टर साहब, ये IMF को गुमराह करना इतना आसान है कि ये कहें कि हमने आमदनी पर टैक्स नहीं लगाना और IMF मान जाए? मैं बिल्कुल वाज़ेह कर रहा हूँ, IMF को आपसे गर्ज नहीं है। IMF तो पाकिस्तान का दुश्मन है, लेकिन IMF का ये मैंडेट नहीं है। IMF का मैंडेट ये है कि आपसे ये कहे कि भाई आप अपनी मईशत को ठीक करें। ये आपका काम है, किस तरह करते हैं उनका काम नहीं है। मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ, वो कभी नहीं कहते इस तरह। वो तो ये कहते हैं बजट खसारा कम कर दें, मईशत को गैर मुस्तहकम ना करें, रुपए की कदर को आप आज़ाद छोड़ दें और महंगाई को कम करें। ये उनके आदाद शुमार होते हैं। अब आप ये कहते हैं हम ये नहीं कर सकते, हम ये नहीं कर सकते। मेरे इल्म में है कि एक लेटर गया था IMF को कुछ अर्सा पहले कि जी हम एग्रीकल्चर पर टैक्स नहीं लगा सकते, हमारी सियासी मजबूरी है। IMF का ये मैंडेट नहीं है कि वो आपको मजबूर करे किस तरीके से करना है। उसका मैंडेट ये है कि जो उनके आदाफ हैं बजट खसारे के, महंगाई के, वो हासिल करें। लेकिन IMF चाहता वो ये जो हुकूमत चाहती है, लेकिन वो कभी नहीं कहते। अगर हुकूमत पाकिस्तान ये कहे कि हमारे यहाँ जो 7,000 अरब रुपया टैक्सों की चोरी हो रही है, ये हमने नहीं लगाया, वो हम वो लगाएंगे तो वो मंजूर कर लेंगे। लेकिन आप तो ये कहते हैं हम नहीं कर सकते, हमारी सियासी मजबूरी है। तो उनको आपसे कौन सी मोहब्बत है कि वो अपने मैंडेट। तो अभी जो ये वर्चुअल मुज़ाकरात भी थोड़े मुलतवी हुए हैं, तो ये इसी वजह से हुए हैं?
नहीं, उसमें कई चीजें वो हो जाएंगी, मैं आपको, लेकिन मैं इसी अगर आप इजाजत दें पूरा कर लूं। अब देखिए, पेट्रोल के नर्ख जो है, जैसा आपने बात की, पेट्रोलियम लेवी भत्ता, ये नर्ख बढ़ाए गए, पहले 35 रुपए, अब 21-22 रुपए। हमारे वजीर का बयान है, आप चेक कर लीजिए कि पेट्रोलियम मसनूआत के नर्ख इसलिए बढ़ाए गए हैं कि रुपए की कदर गिरने से चीजें महंगी हो गई थी। हुआ ये था, हमने रुपए की कदर दानिस्ता गिराई। 182 रुपए था जब इमरान खान साहब गए थे, अब ये 260 पर आ गई है, लेकिन एक्चुअली 270 है। तो जब आप इंपोर्ट करते हैं तो ये 260 या से कन्वर्ट होती है, 180 से नहीं होती। उस पर हुकूमत कस्टम ड्यूटी लगाती है, किस पर? ये रुपीज है उस पर लगाती है, उसके बाद सेल्स टैक्स लगाती है। तो जो इंपोर्ट जितनी होती है, हुकूमत की आमदनी बढ़ती है रुपए की कदर गिरने से। सट्टेबाजों को फायदा होता है, स्मगलर्स को फायदा होता है, हुंडी हवालों का कारोबार करने का फायदा होता है, बैंकों का होता है, एक्सचेंज कंपनीज का होता है, सिवाय आवाम के और मईशत के सबका फायदा होता है, हुकूमत मिला के। तो हुकूमत ने ये कहा है कि हमने पेट्रोल के नर्ख इसलिए बढ़ाए हैं कि हमारे रुपए की कदर गिर गई थी। उन्होंने नहीं कहा कि IMF ने कहा है, ये रिकॉर्ड पर है ना, मैं आपको बता रहा हूँ। तो पहले मैंने GST का बताया, अब आपको मैंने बताया पेट्रोल का, अब मैं बिजली का बताऊं। बिजली के मामले में हमारा जो सर्कुलर डेट है वो 2500 अरब है। हमने 2013 से 2009 से वायदा कर रहे हैं हम इसको सिफर करेंगे। हर साल कई सौ अरब बढ़ता चला जा रहा है। उन्होंने ये कहा भाई इसको खत्म करें, तो उसको खत्म करने का तरीका वही था कि आप टैक्सों की चोरी की जो आमदनी है वो बढ़ाएं, और आप जब पेट्रोल के नर्ख कम करेंगे तो बिजली की पैदावार जो है वो भी सस्ती हो जाएगी, फिर लाइन लॉसेस भी कम होंगे। तो हमने कहा कि वो सर्कुलर डेट तो हम नहीं कम कर सकते, तो उन्होंने कहा ठीक है फिर नर्ख बढ़ा दो। उनके दिल में दर्द नहीं है, मैं वही आपसे कह रहा हूँ ना। आप जब ये कह रहे हैं कि मेरा सर्कुलर डेट जो 2009 में सिफर होना था आज 2500 अरब हो गया, तो मतलब ये है कि पिछले 10-15 सालों से हम मसाइल की जड़ तक नहीं पहुंच रहे हैं, हम वक्ती इकदाम कर रहे हैं, वक्ती रिलीफ के लिए या वक्ती उनको राजी करने के लिए इकदाम उठा रहे हैं। ये मसाइल की जड़ तक तो आप फिर पहुंच ही नहीं रहे हैं। नहीं, जड़ तक तो पहुंचे हैं, उस पर अमल नहीं करें। मैं आपको मिसाल दे दूं जो आपके लोगों के लिए बहुत समझना जरूरी है। आज की तारीख में पाकिस्तान में महंगाई 25% है, हाँ। भारत में 7% है, बांग्लादेश में 9% है। तो पहले हमें कौम को ये सोचना चाहिए कि भारत और बांग्लादेश 7-9 पे चल रहे हैं तो मैं 25 पे क्यों जा रहा हूँ। एक भारत और बांग्लादेश की जो ग्रोथ रेट है मईशत की वो 6 से 7% है, मेरे मुल्क की 2% है। यानी हमारी ग्रोथ रेट जो है उनसे 1/3 है, हमारी महंगाई इनसे 3 गुना है। भारत 1991 में आखिरी मरतबा IMF के पास गया था, 32 साल हो गए वो नहीं गया। हम पिछले चंद वर्षों में 12 दफे गए। तो ये बांग्लादेश जो है आखिरी मरतबा गया था 2011 में, अब गया 2023 में। तो वो नहीं जाते, हम जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि IMF के पास हर हुकूमत ये समझती है कि हमें IMF के पास जाना है। इमरान खान साहब ने ये कहा कि मैं अगर इख्तियार में आया तो मैं भी IMF के पास जाऊंगा। उन्होंने अमेरिका को मैसेज दे दी। अमेरिका ये चाहता है IMF के प्रोग्राम से ना निकले। IMF ने कई मरतबा पाकिस्तान को माजी में मजबूर किया कि आप हमसे आके कर्जा लें, आप क्यों नहीं लेते। अभी भी वो आपको देंगे, मैं आपको बता रहा हूं। वो सिर्फ आपकी हरकतों की वजह से आपको गिरा रहे हैं ताकि अगले दफे जब आप IMF के पास जाएं तो इससे ज्यादा जलील शराइत पर। तो जो मैं अर्ज कर रहा हूं कि तीनों पार्टियों का इसमें गठजोड़ है, क्योंकि आज जो लोग एहतजाज कर रहे हैं अपोजिशन वाले, वो ये नहीं कह रहे कि इस्लाहत करो, ये कह रहे हैं कि जी जुल्म कर दिया। तो आप ये बताइए कि क्या करें। वो आप ये करें कि आप एक हलफनामे पर दस्तखत कर दें, कानून साजी कर लें कि जो हमारे तीनों के मुश्तरक नुकात हैं, हर किस्म की आमदनी पर टैक्स लगाएंगे, अशिया पर कम करेंगे। यानी अशिया को 18 से GST को आप साथ ले आइए, पेट्रोलियम लेवी को सिफर कर दीजिए, हर मालदार लोगों से टैक्स लीजिए। तो क्या होगा कि आपकी महंगाई जो है कम हो जाएगी और प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाएगी, मईशत तरक्की करेगी। लेकिन जो ताकतवर तबके हैं, मैं आपको बताऊं 43 लाख आदमियों की फहरिस्त है हुकूमत के पास। वो खुद कह रहे हैं 43 लाख आदमी, उनके चोरी के असासों की तफसील है जो पाकिस्तान के अंदर है, जो पाकिस्तानी हुकूमत के कंट्रोल में है, उन पर हाथ नहीं डाल रहे। और गैर कानून तोड़कर ये जो ज़िमनी बिल है ये आइन के खिलाफ है। तो ये आइन के खिलाफ नया कानून साजी तो कर रहे हैं, लेकिन जो आइन के तहत उनसे चोरों से पैसा ले सकते हैं जिनकी तफसील है वो लेना नहीं चाहते। तो IMF जरूर हमारा दुश्मन है, इससे हमारी ताकत भी दुश्मन है, मगर उनसे 100 गुना ज्यादा हम अपने दुश्मन हैं, क्योंकि हम ताकतवर को नवाज रहे हैं। अमेरिका की खुशनुदी के लिए IMF के प्रोग्राम में रह रहे हैं, और ये गठजोड़ है बैरूनी मुल्की अशराफिया का। इसको तोड़ना है आपको, इसको आवाम को एजुकेट करना है। तो तबाह हो जाएंगे अगर उन्होंने इस चीज पर तवज्जो नहीं दी। मईशत को नुकसान होगा, मुल्क को होगा, मगर अवाम और ये ताकतवर तबके भी नहीं बचेंगे जब ये भागने का वक्त आएगा। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, माहिर मौशियात हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया आपका। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। नाज़रीन फीडबैक ज़रूर दें, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।